दोस्तों, जब फूड कंपनीज की बात होती है तब हमारे दिमाग में सबसे पहले KFC, मैकडॉनल्ड्स या डोमिनोज जैसी ब्रांड्स का ख्याल आता है। जबकि हमारे देश इंडिया में एक ऐसा भी ब्रांड मौजूद है जो कि आज इन विदेशी कंपनियों को बड़े बुरे तरीके से टक्कर दे रहा है। एक्चुअली दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हम सबके फेवरेट हल्दीराम के बारे में। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक छोटी सी मिठाई की दुकान से शुरुआत करने वाला हल्दीराम ब्रांड आज दुनिया भर में 80 से भी ज्यादा देशों में अपनी मजबूत पकड़ बना चुका है। और आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम यही जानेंगे कि हल्दीराम की सक्सेस की पीछे की कहानी क्या है और वो कौन सी बिजनेस स्ट्रेटेजीज थी जिनके दम पर हल्दीराम आज बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी बन चुकी है। तो दोस्तों, हल्दीराम कंपनी की शुरुआत होती है बीकानेर के रहने वाले गंगा बिशन अग्रवाल जी से, जिन्होंने सन 1941 में हल्दीराम ब्रांड की शुरुआत की थी। लेकिन इस कंपनी को बनाने का काम उन्होंने साल 1919 में सिर्फ 11 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था। एक्चुअली दोस्तों, गंगा बिशन जी एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते थे, जिन्हें उनके परिवार में प्यार से हल्दीराम कहकर बुलाया जाता था। और दोस्तों, उन्होंने खेलने कूदने की उम्र में अपने पिता के नमकीन के शॉप पर काम करना शुरू कर दिया था। और उस समय बीकानेर में भुजिया की बहुत ही ज्यादा डिमांड थी, जिसके चलते शहर में उस समय हजारों लोग भुजिया बेचा करते थे। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसकी क्वालिटी और टेस्ट लगभग सभी दुकानों में सेम ही मिला करता था। और इसी कारण से उस टाइम पे कंपटीशन क्वालिटी का नहीं बल्कि प्राइस का हुआ करता था। अगर हम हल्दीराम जी की बात करें तो वो उस समय अपने पिता के दुकान पर सब्जी काटना और साफ सफाई जैसे छोटे मोटे काम किया करते थे। लेकिन उनकी दिलचस्पी तो हमेशा से ही भुजिया की रेसिपी को जानने में थी। दोस्तों, हल्दीराम के पिताजी जिस भुजिया को बेचा करते थे उसकी रेसिपी को परिवार की एक बहू ने तैयार किया था। कहते हैं जब उन्होंने भुजिया बनाकर परिवार को खिलाया तो हल्दीराम के पिताजी को ये आइडिया आया कि शायद ये भुजिया मार्केट में चल सकता है। और यही सोचकर उन्होंने बाजार में भुजिया को सेल करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, उनके भुजिया के टेस्ट वाकई में अच्छा निकला, जिसकी वजह से उनका ये बिजनेस तो अच्छा चल पड़ा। लेकिन हल्दीराम जी अपने परिवार के एक ऐसे सदस्य थे जो कि अपने उस छोटे से बिजनेस से सेटिस्फाइड नहीं थे और न ही उस भुजिया के टेस्ट से। एक्चुअली दोस्तों, हल्दीराम जी खुद एक ऐसी स्पेशल भुजिया बनाना चाहते थे जो कि मार्केट से एकदम यूनिक हो और साथ में ही कोई भी उस प्रोडक्ट का मुकाबला न कर पाए। और दोस्तों, इसी गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में ही नए नए इंग्रेडिएंट्स के साथ भुजिया पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था। और काफी सारी चीजों को आजमाने के बाद वो एक ऐसे प्रोडक्ट को बनाने में कामयाब हो गए जो कि उस समय मार्केट में किसी के पास भी मौजूद नहीं था। हल्दीराम ने अपने पिता की भुजिया में 3 ऐसे मेजर चेंजेस किए जिससे उनके और उनके बिजनेस की किस्मत ही बदल गई थी। इसमें पहला बदलाव तो उन्होंने ये किया कि भुजिया को बेसन की जगह मोठ की दाल से बनाने लगे। ऐसा करने से न सिर्फ भुजिया का टेस्ट बदल गया बल्कि पहले से भी कहीं ज्यादा क्रिस्पी भी हो गया। और ये एक ऐसी भुजिया बन गई जिसका टेस्ट मार्केट की भुजिया से काफी डिफरेंट था। इसके बाद उन्होंने दूसरा चेंज ये किया कि मार्केट में जहां दूसरे लोग भुजिया को 2 पैसे पर किलो के भाव से बेच रहे थे, वहीं हल्दीराम जी ने इस भुजिया के प्राइस को 5 पैसे पर किलो पर रखा, ताकि मार्केट में उनके भुजिया को एक अलग स्टैंडर्ड से देखा जाए और इस प्राइस की वजह से मार्केट में एक अलग हाइप क्रिएट हो सके। और लास्ट में उन्होंने तीसरा काम ये किया कि उन्होंने बीकानेर के महाराजा डोंगर सिंह के नाम पर अपने भुजिया का नाम डोंगर सेव रखा। हालांकि दोस्तों, उस भुजिया का बीकानेर के महाराजा से कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी उनका नाम एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह साबित हुआ। और सिर्फ डोंगर सेव नाम रखने से ही लोग उस प्रोडक्ट को प्रीमियम मानने लगे। अब क्योंकि लोगों की नजर में ये भुजिया ऑलरेडी एक प्रीमियम प्रोडक्ट बन चुका था, तो ऐसे में लोग इसे 5 पैसे पर किलो के भाव में भी बिना किसी हेजिटेशन से खरीदने लगे। क्योंकि अब तो लोगों के मन में ये चल रहा था कि वो ये 3 पैसे एक्स्ट्रा देकर भी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। और दोस्तों, इन सभी चीजों के चलते हल्दीराम जी का डोंगर सेव मार्केट में लॉन्च होते ही हिट साबित हो गया। बाद में कुछ ही हफ्तों के अंदर उनकी सेल्स आसमान छूने लगी और हल्दीराम का भुजिया एक बेहद ही कॉम्पिटिटिव मार्केट का लीडर बन गया। और इस तरह दोस्तों, हल्दीराम जी ने बहुत ही बड़े बिजनेस की मजबूत नींव रखी और आज हल्दीराम भुजिया दुनिया भर में उन्हीं के नाम से जाना जाता है। हालांकि दोस्तों, हल्दीराम जी ने जो किया वो कंपनी का एक फाउंडिंग पिलर था, लेकिन उनके बाद इस कंपनी का दूसरा चैप्टर साल 1960 के एंड में शिव किशन अग्रवाल जी ने शुरू किया। और शिव किशन अग्रवाल जी इस कंपनी को एक अलग लेवल पे ले गए जो कि किसी ने भी सोचा नहीं था। शिव किशन लाल जी हल्दीराम जी के पोते और अग्रवाल फैमिली की तीसरी पीढ़ी हैं, जिन्होंने 60s के दौरान अपनी इस फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया था। उस समय तक अग्रवाल फैमिली 3 अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुकी थी, जिनके बिजनेसेस बीकानेर, कोलकाता एंड नागपुर जैसे शहरों में थे। कोलकाता और बीकानेर में उनके बिजनेस तो काफी अच्छे चल रहे थे, लेकिन नागपुर के अंदर शिव किशन जी को काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। असल में दोस्तों, उस समय सिर्फ नागपुर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर भुजिया का कोई खास डिमांड नहीं था। ऐसे में शिव किशन जी ने महाराष्ट्र के लोगों की फूड हैबिट को जानने के लिए मार्केट रिसर्च करने का फैसला किया और उन्होंने नागपुर के पूरे मार्केट का सर्वे करना शुरू किया। और इस तरह दोस्तों, कई महीनों की रिसर्च करने के बाद उन्हें इस मार्केट में 2 बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आई। उन्होंने इसमें सबसे पहले ये चीज को नोटिस किया कि महाराष्ट्र के लोग उस समय ज्यादातर स्नैक्स के बारे में जानते ही नहीं है। और ऐसे में शिव किशन जी के पास एक मौका था कि वो मार्केट में कई तरह के स्नैक्स लेकर आए। और इसके बाद उन्हें दूसरी बड़ी अपॉर्चुनिटी स्वीट्स मार्केट में नजर आई, जहां उन्होंने
उन्होंने देखा कि स्वीट्स के नाम पर महाराष्ट्र में सिर्फ बालूशाही, गुजराती पेड़ा, मैसूर पाक और लड्डू जैसी गिनी चुनी मिठाइयां ही बेची जा रही। और ऐसे में उन्हें ये रियलाइज हुआ कि महाराष्ट्र के मार्केट में दूसरे अलग अलग रीजन्स की मिठाइयां लेकर आनी चाहिए। और दोस्तों यही सब सोचकर उन्होंने अपने फेवरेट काजू कतली को महाराष्ट्र की स्वीट मार्केट में लॉन्च किया। अब क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों के लिए काजू कतली एक बिल्कुल नई चीज थी, इसलिए शिव किशन जी ने लोगों को उस समय मिठाइयों का फ्री सैंपल देना शुरू कर दिया। और उनकी शॉप पर जो भी कस्टमर आता तो वो अपने कस्टमर को काजू कतली फ्री में टेस्ट करवाते। और उनकी इसी मार्केटिंग के चलते सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर काजू कतली पूरे नागपुर में फेमस हो गई। और दोस्तों इस मिठाई का फ्लेवर कस्टमर्स को इतना ज्यादा पसंद आया कि देखते देखते इसकी सेल आसमान छूने लगी। दोस्तों काजू कतली की सफलता के बाद उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को बीकानेर और कोलकाता की दूसरी फेमस मिठाइयों से भी इंट्रोड्यूस करवाया। और दोस्तों इस तरह शिव किशन जी की जबरदस्त बिजनेस स्ट्रेटेजी और टेस्टी प्रोडक्ट्स के चलते सिर्फ 3 सालों के अंदर हल्दीराम की सेल्स 400% तक बढ़ गई। और दोस्तों ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद उन्होंने देखा कि नागपुर के लोग साउथ इंडियन के स्नैक्स जैसे इडली और डोसा को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और ये स्नैक्स मार्केट में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे। इसलिए कस्टमर्स को अपनी शॉप पर केवल लाने के लिए उन्होंने खुद का एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खोला। और जब बहुत सारे कस्टमर्स उनके रेस्टोरेंट पर आने लगे तो उन्होंने धीरे धीरे करके अपने मेन्यू में समोसा, कचौरी और छोले भटूरे जैसी चीजों को ऐड ऑन करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखें तो जब शुरुआत में उन्होंने नागपुर में एंटर किया तो वो लोगों के लिए एक ऐसे अनजान दुकानदार थे जो कि उन्हें अननोन डिशेज सेल किया करते थे और इसी के चलते लोग भी उनके ऊपर विश्वास नहीं किया करते थे। इसीलिए शिव किशन जी ने महाराष्ट्र के लोगों को उनकी पसंद की डिशेस बेचकर उनका विश्वास जीता। और जब लोगों को भी उनके ऊपर भरोसा हो गया तब उन्होंने लोगों के सामने ऐसी डिशेस पेश की जो कि महाराष्ट्र में लोगों के पास मौजूद नहीं थी। और हल्दीराम की सेल सिर्फ कुछ ही सालों में आसमान छूने लगी। दोस्तों अब इस बात में कोई शक नहीं है कि हल्दीराम को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए शिव किशन जी का योगदान काफी ज्यादा अहम रहा है। बाकी दोस्तों आपको शिव किशन जी की बिजनेस स्ट्रेटेजीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में ही आज के इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों ये सभी बातें तो आपने जान ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर सभी भारतीय सर रतन टाटा को इतनी रिस्पेक्ट क्यों देते हैं और आखिर आज टाटा इतना बड़ा एम्पायर बना कैसे? तो आई बटन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को पूरा देखें।